ये दृष्टि का पेपर है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए और ये टेस्ट पेपर नंबर 10 है। फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें पहले पार्ट में 75 क्वेश्चंस हो गए थे, नेक्स्ट है आगे 76। 76 है, भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है संविधान सभा में ब्रिटिश भारत को आवंटित सभी 296 सीटें 11 गवर्नर प्रांतों में आयोजित चुनावों के माध्यम से भरी गई थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर 389 कुल जो सदस्य थे वो 389 सदस्य थे और जो ब्रिटिश भारत को 296 सीटें आवंटित की गई थी और जो 93 सीटें थीं वो रियासतों को आवंटित की गई थी। तो इसमें 11 प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए थे, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है। और जो 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे वहाँ से 4 सदस्य चुने गए थे, प्रत्येक से एक चुना गया था क्योंकि 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे तो उसमें से 4 चुने गए थे एक एक करके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। रियासतों के प्रतिनिधियों को उन राज्यों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत कथन देखना है कौन सा है। तो संघ शक्ति समिति की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे ही संबंधित है। और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनसे ही संबंधित है। और तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति H.C. मुखर्जी, ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर जो प्रांतीय संविधान समिति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है, तो इसका सी आंसर सही आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा गया है, सी आंसर है। नेक्स्ट है 78, इसमें संविधान का भाग और विषय वस्तु दिए गए हैं। इसमें मिलान भी करना है। यहाँ पर भाग 4A, इसमें भाग 4A वो तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें भाग दिया हुआ है एक तो यहाँ पर 17, जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है, तो इसका जो होगा पहले का तीसरा होगा। फिर यहाँ पर भाग 18 आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। और भाग 20 में दिया हुआ है संविधान संशोधन से रिलेटेड है ये। और बाकी का इसमें एक बच जाता है, ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है, 17 राजभाषा से। और जो 18 है ये आपातकालीन प्रावधान है। और भाग 20 में संविधान संशोधन है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। तो इसमें यहाँ पर देखें पहले का इसमें तीसरा है और दूसरे का दूसरा ही है, पहले का इसमें, तो इसका जो आंसर होगा ये पहला ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 79, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। इसे प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, जो पहली यहाँ पर 9वीं अनुसूची है इसे 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, करेक्ट है। दूसरा है इसका निर्माण औद्योगिक विनियमन और कराधान से संबंधित कानूनों को निर्देशक सिद्धांतों के तहत न्यायिक जांच से बचाने के लिए किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो इसका निर्माण किया गया था 9वीं अनुसूची का, इसे भूमि सुधार इसका उद्देश्य था, जो भूमि सुधार कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालयों द्वारा अमान्य किए जाने से बचाना था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा है वर्ष 2007 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें 973 के जो पहले के जो भी इसमें विवाद होते थे उनको शामिल नहीं किया गया था, नहीं तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसमें यहाँ पर 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
1 और 3 ऑप्शन दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 80, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे प्रस्तावना में आते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसमें जो आता है संप्रभु, यहाँ पर सबसे पहले इसमें आएगा संप्रभु होगा, पाँचवें नंबर पर है, तो 5 से स्टार्ट होगा। एक तो ये है और एक ये है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर समाजवादी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य सबसे बाद में आता है, तो ए आंसर इसका सही होगा। संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, फिर पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 81, आर्टिकल दिए हुए हैं और इसमें देखना है मिलान करके बताना है। आर्टिकल 25, जो आर्टिकल 25 है ये है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और इसमें जो आर्टिकल 25 है ये अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें आर्टिकल 25 ये अंतःकरण की, यहाँ पर अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है उसके लिए, और आचरण करने, प्रचार करने, आचरण करने और प्रचार करने, इसमें पहला ही ये सही होगा। फिर दूसरा 26, आर्टिकल 26 में जो धार्मिक मामले हैं उनको अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करने स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर यही है, संस्थाओं का प्रबंधन करने। आर्टिकल 27 की बात करें तो यहाँ पर किसी इसमें करों का भुगतान करने की बाध्यता, जो करों का भुगतान होता है उनके किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर नहीं, यहाँ पर रोक लगाता है इसमें। तो इसमें 27 का यहाँ पर जो 27 होगा यही होता है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर नहीं दिया जाएगा। 28 है राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो डी का इसमें चौथा ही है, तो 1 2 3 4 इसमें सही होना चाहिए। इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 82, भारत के संविधान का आर्टिकल 51 का क्लोज ए यह निर्धारित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में से किसका पालन और सम्मान करे। इसमें ये बताना है, तो इसमें संविधान का पालन करे, इसमें ये बताया गया जो आर्टिकल 51 का क्लोज ए है। और इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का भी बताया गया, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का। इसमें राष्ट्रगीत का नहीं बताया गया है, तो इसमें 1 3 4 बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 83, इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन इसमें देखना है। अभी इसमें यहाँ पर आर्टिकल 324 चुनावों का अधिचयन, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है, सही है। 325 भी सही है, इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति या लैंगिक आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा, ये भी ठीक है। और जो आर्टिकल 326 है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें नहीं है। 326 जो वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से ये संबंधित है, आर्टिकल 326। तो इसमें यही गलत है, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 327 चुनावों से संबंधित प्रावधान करने की संसद की शक्ति, ये भी इसमें ठीक है। तो सी आंसर इसका सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है 84, भारत के संविधान के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है वही होता है। तो यहाँ पर गलत है पहला ऑप्शन, इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, तो ये गलत है। 6 वर्ष होगा या फिर 62 वर्ष होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है, पहला तो इसमें गलत ही हो जाता है, गलत पूछा गया ऑप्शन। संविधान के आर्टिकल 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष के निष्कासन का प्रावधान किया गया है, इसमें ना दूसरा ऑप्शन भी गलत है, आर्टिकल 316 के अंतर्गत नहीं है। आर्टिकल ये बताया गया है 317 में किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना, तो वही आर्टिकल ये बताया गया है 317 में, ना कि यहाँ पर 316 में बताया गया है। और 326 आर्टिकल, 327 आर्टिकल ये भी यहाँ से पूछे गए हैं PYQs में।
सी ऑप्शन है इसका, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। ये ऑप्शन इसका सही है। जो 315 आर्टिकल है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, तो संवैधानिक निकाय है। तो ए और बी दोनों इसमें गलत ऑप्शन होंगे, तो ए और बी डी में आ रहा है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 85 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर गलत है, कौन सा कथन इसमें गलत बताना है। NHRC संविधान के आर्टिकल 338 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। जो आर्टिकल 338 है ना, ये संबंधित है जो अनुसूचित जाति आयोग होता है उससे, ना कि इसमें NHRC से संबंधित है। ये एक वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक जो निकाय होते हैं वो किसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो वैधानिक निकाय होते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको सांविधिक भी बोला जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही गलत होगा, ए आंसर इसका सही है। और NHRC की जो स्थापना की गई थी ये 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है। पहला है इसमें आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243A इसमें ठीक है, जो ग्राम सभा से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 243D, ये पंचायतों की अवधि से संबंधित नहीं है। ये प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। जो आर्टिकल 343A होगा वो ग्राम सभा से संबंधित है। 343D में SC ST और महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा उससे संबंधित है ये आर्टिकल। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है 87 में यहाँ पर ऑप्शन सही पूछे गए हैं। इन्हें सिविल न्यायालय का दर्जा दिया गया है तथा इनके निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी माने जाते हैं। लोक अदालतों के संदर्भ में देखना है हमें। तो लोक अदालतों का जो निर्णय होता है सिविल न्यायालय का, इनको दर्जा दिया गया है और इनके जो निर्णय होते हैं ना अंतिम भी और बाध्यकारी माने जाते हैं। करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है लोक अदालतों की स्थापना और कार्य प्रणाली विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा शासित होती है। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में राज्य विधानमंडल के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। जो राज्य में विधानमंडल होती है, जिस तरीके से संसद होती है इस तरीके से राज्य विधानमंडल भी होती है राज्यों में। किसी राज्य में विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और उसे भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो विधान परिषद होती है ये एक स्थायी निकाय होती है, जैसे राज्यसभा होती है उस तरीके से होती है राज्य में। जो राज्य विधानमंडल है ये भारतीय संविधान के भाग 6 द्वारा शासित होता है और आर्टिकल 152 से 212 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। अब जो ये राज्य विधान परिषद है ये आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है और इसके जो सदस्य होते हैं ये भी हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है भारत का संविधान सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक निश्चित संख्या प्रदान करता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर ये 500 हो सकती है अधिकतम और न्यूनतम जो होती है वो 60 होती है। राज्यों की विधान सभाओं के लिए एक निश्चित संख्या प्रदान नहीं करता है। अधिकतम इसमें होती है 500 और जो न्यूनतम होगी वो 60 हो सकती है। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो गलत है और पहला ऑप्शन इसका सही है। तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 89, भारतीय संसद में प्रस्तावों के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही ढंग से सुमेलित नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है। स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये सत्तारूढ़ सरकार के समर्थन का परीक्षण करने के लिए राज्यसभा में पेश किया जाता है। ये ऑप्शन ना इसमें गलत है। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो होगा आर्टिकल 75 के अंतर्गत
जो सरकार के बहुमत का परीक्षण करने के लिए इसको लाया जाता है। और ये लोकसभा में ही लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में, केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा आ जाए कि केवल लोकसभा में ही लाया जाता है तो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, तो ये ना इसमें गलत जो ऑप्शन होगा, गलत बताना है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया विधेयक निरस्त नहीं होता। ये ऑप्शन इसमें सही है। जो राज्यसभा में लंबित होगा लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता तो वो विधेयक निरस्त नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित। इसमें इसका ये उल्टा दे दिया है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। लोकसभा में तो पारित है लेकिन राज्यसभा में अभी लंबित है, क्योंकि अब जबकि लोकसभा तो क्या हो रही है, विघटन हो रही है। लोकसभा का विघटन हो रहा है तो ये हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक निरस्त हो जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक निरस्त नहीं होता है, क्योंकि दोनों सदनों के द्वारा तो पारित कर ही दिया। अब लोकसभा के द्वारा तो हो गया और राज्यसभा के द्वारा भी हो गया। अब राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिलनी बाकी है, वो तो मिल ही जाएगी। तो 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा जनहित याचिका PIL के एक नए युग की शुरुआत की गई थी। ये की गई थी SP गुप्ता बनाम भारत संघ की। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर है, डी है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें उपराष्ट्रपति जी के बारे में बताना है। और इसमें देखें यहाँ पर पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें ना गलत है पहला ऑप्शन, क्योंकि ये राष्ट्रपति का दे दिया। दोनों सदनों के निर्वाचक जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनसे मिलकर, और दिल्ली और पुडुचेरी जो है उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, ये राष्ट्रपति के बारे में बताया। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र, यहाँ पर त्यागपत्र और मृत्यु के कारण पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है, उपराष्ट्रपति ऐसा करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें देखिए पहला गलत और दूसरा सही बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 93, आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसका, जब राष्ट्रपति संविधान पूर्व संधियों या समझौतों से उत्पन्न विवादों पर परामर्श मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये बाध्यकारी नहीं होती है, उनकी इच्छा होती है, सलाहकारी होती, सलाह जो दी जाएगी इसमें, तो ये बाध्यकारी नहीं होती है। निर्णय लेने में ये मार्गदर्शन करती है ओनली। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें केवल एक ही होगा, तो ए आंसर इसका सही है। 94 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में, ये राज्यसभा में जो सीट है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, UPPCS में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में। इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें देखें तमिलनाडु में 18 है, जबकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 16 है, और महाराष्ट्र में है यहाँ पर 19, महाराष्ट्र में 19 है, और उत्तर प्रदेश में है 31। तो इसमें बताना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब कि घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा तो 3 होगा, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद इसमें महाराष्ट्र होगा 3 1 2 3 1 2 4। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 95, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए 30 दिनों के भीतर। यहाँ पर सी आंसर इसका सही आंसर है, सी है इसका 95 का। नेक्स्ट है 96, भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में
यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में किया गया है। ये राज्य सूची के अंतर्गत ही है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। पहला, 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को आर्टिकल 19(1) के तहत मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। जो 97वां संविधान संशोधन 2011 का संविधान में भाग 9B जोड़कर, यहाँ पर 9B इसको जोड़ा गया था और इसको यहाँ पर 43B के अंतर्गत तो राज्य नीति निर्देशक तत्व बना दिया गया था और संवैधानिक दर्जा भी इसको दिया गया। दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 97, सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई है और इसमें यहाँ पर मिलान करना है। अमर्त्य सेन, ये डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, इसमें यहाँ पर पहले का जो होगा 4 होगा। इसमें जॉन रॉबिन्सन की बात करें तो ये इकोनॉमिक फिलॉसफी से संबंधित है। थॉमस पिकेटी, यहाँ पर थॉमस पिकेटी, इसमें यहाँ पर ये है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, इससे संबंधित है। डैनियल बेल, ये है द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें जो होगा बी आंसर इसका सही आंसर है, बी है। नेक्स्ट है 98, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर भी चुनना है। इसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 की है। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये 28 अगस्त 2014 की है। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 की है, 2015, 9 मई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये है 2015, 25 जुलाई 2015। तो इसके बाद ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 9 मई की है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये है जुलाई की, तो जुलाई 2015। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री वंदना योजना, ये 2017 की है। तो यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर ये सीक्वेंस में दिया हुआ है, पहले तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट है 99, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर ऑप्शन देखने हैं सही ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन देखने। पहला ऑप्शन है ग्लोबल MPI सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व भर में 1 अरब से अधिक लोग अभी भी तीव्र बहुआयामी गरीबी में रह रहे हैं। तो इसमें ना पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। पहला ऑप्शन ठीक है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को बहुमुख्य आयाम मानता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, दोनों ऑप्शंस इसमें सही हैं, तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 100, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखना है सही ऑप्शन। रक्षा मंत्रालय को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त है, जो कुल बजटीय व्यय का 13% से अधिक है। जो रक्षा मंत्रालय इसको सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है और कुल बजट का 13% भी है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 13% से अधिक मतलब कि 13.4% है। सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में मनरेगा को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन भी इसमें सही है। सबसे ज़्यादा इसमें मनरेगा को ही प्राप्त हुआ है और यहाँ पर मनरेगा की बात करें तो इसमें 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, तो इसमें यहाँ पर ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 1 और 2 दोनों बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 101, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें SDG इंडिया इंडेक्स किया जाता है नीति आयोग द्वारा। निर्यात तैयारी, इसमें निर्यात तैयारी की बात की गई है, तो ये किया जाता है यहाँ पर नीति आयोग द्वारा। भारत नवाचार भी किया जाता है और जिला अस्पताल सूचकांक भी, ये चारों जो किए जाते हैं नीति आयोग द्वारा ही जारी किए जाते हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 102 है
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रुझान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में, ये 2024-25 का पूछा गया है। महाराष्ट्र को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है, इसमें ठीक है, ये महाराष्ट्र को ही सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त हुआ है और ये 14% की वृद्धि भी दिखाता है 2023 से 2024 में। दूसरा है सेवा क्षेत्र ने कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का 35% आकर्षित किया, जिससे यह शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र बन गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र है इसमें एफडीआई इक्विटी प्राप्ति के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा और कितना 19%, ना कि इसमें 35% है। तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। केवल एक किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 103 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें मिलान करना है। इधर योजना और प्रारंभ की तिथि दी गई है। इसमें देखें यहाँ पर अटल भूजल योजना, जो अटल भूजल योजना है इसे 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, प्रारंभ किया गया था। पीएम स्वनिधि, जो इसमें एक है यहाँ पर पीएम आशा, यहाँ पर पीएम आशा का मतलब होता है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना। इसे सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। पीएम स्वनिधि, जो पीएम स्वनिधि है इसको 1 जून 2020 में, पीएम स्वनिधि को जून 2020 में किया गया था और यहाँ पर मिशन कर्मयोगी इसको सितंबर 2020 में। तो इसका जो आंसर होगा सी का चौथा, सी का तो इसमें यहाँ पर जो आंसर है सी का चौथा इसी में ही आ रहा है, तो इसका जो आंसर है ये ए आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है 104, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है यदि आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे केंद्र सरकार को कारण बताते हुए रिपोर्ट देनी होगी और उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव देना होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। आरबीआई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस समय सीमा को बताए जिसके भीतर वह दोबारा मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने की अपेक्षा करता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। एक समय सीमा अनुमान जिसके भीतर सुधारात्मक जो कार्य किए जाएंगे उसके साथ लक्ष्य को भी हासिल करने की अपेक्षा करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ए आंसर इसका सही होगा क्योंकि इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है। 105 है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही आंसर देखना है। पहला ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप डीपी धर द्वारा तैयार प्रस्तुत किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दूसरा ऑप्शन है भारत में निर्देशात्मक नियोजन को पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित में से कौन सी मदें केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की श्रेणी में शामिल होती हैं। इसमें देखना है राजस्व व्यय की जो श्रेणी होगी उसमें शामिल कौन कौन सी वस्तुएं इसमें शामिल होंगी। पहला सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान, ठीक है, जो ब्याज भुगतान होता है बार बार मिलता है तो राजस्व व्यय ही होता है ये। इसमें दूसरा है खाद्य उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी, ये भी सब्सिडी क्योंकि बार बार ये देनी होती है, ठीक है, ये भी होगा। फिर तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण, इसमें ये शामिल नहीं होता है। फिर यहाँ पर चौथा ऑप्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए अनुदान, जो अनुदान होगा क्योंकि ये भी बार बार मिलता है, अनुदान दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन भी होगा। इसमें जो ऋण दिया जाएगा ये इसका हिस्सा नहीं होता है राजस्व का, तो इसमें यहाँ पर 1 2 4 इसमें ए ऑप्शन में ही आ रहा है, तो इसमें यहाँ पर होगा ए आंसर सही।
नेक्स्ट है 107 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में इसमें सही आंसर देखना है। वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 1,07,468 रुपये होने का अनुमान लगाया गया है और जो विगत वर्ष की तुलना में 10.4% की वृद्धि भी दर्शाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ये इतनी है और यहाँ पर इसमें वृद्धि दर्शाता है 10.4 की। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP से अधिक थी। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर 108 है। इसमें निम्नलिखित में से अल्पकालिक ऋण कौन कौन से साधन है वो बताना है। इसमें जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये भी अल्पकालिक ऋण के साधन होते हैं, वाणिज्यिक पत्र भी होते हैं, नकद प्रबंधन बिल भी और वाणिज्यिक बिल भी होते हैं। इसमें यहाँ पर चारों ऑप्शन ही करेक्ट है। जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं और ये 365 दिनों के, जो एक साल से कम होते हैं जैसे 364 दिन तक होगा, 91 डेज के, 182 डेज के और 364 दिन की अवधि के लिए होते हैं ट्रेजरी बिल। फिर यहाँ पर वाणिज्यिक पत्र की बात करें तो ये असुरक्षित होते हैं, अल्पकालिक प्रपत्र होंगे और ये न्यूनतम 4 करोड़ कार्यशील पूंजी की होती हैं। इसमें 7 से लेकर इसकी जो अवधि होगी 7 से लेकर 365 दिनों की होती है। फिर यहाँ पर नकद प्रबंधन बिल, ये 91 डेज से भी कम के होते हैं, 91 डेज से भी कम के अवधि के लिए होंगे। फिर यहाँ पर जो वाणिज्यिक बिल होते हैं इसका यहाँ पर पूछा जा सकता है मिलान करके भी, ये कितने कितने दिनों के लिए होते हैं, क्योंकि फैक्ट ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो वाणिज्यिक बिल होते हैं ये 3 माह से 6 माह की अवधि के लिए होते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉटल नेक मुद्रास्फीति का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। इसमें ना सी ऑप्शन करता है, मौजूदा मांग के बावजूद विशिष्ट क्षेत्रों में आपूर्ति पक्ष की बाधाओं के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति। सी आंसर इसका सही आंसर है। ये बोटनेक जो मुद्रास्फीति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो आपूर्ति में जल्दी से गिरावट आती हो और मांग कैसी रहती हो, स्थिर रहती हो, उसी को बॉटल नेक मुद्रास्फीति कहा जाता है। आपूर्ति जो होती है सप्लाई में। नेक्स्ट है 110 किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान की जाती है। इसमें की जाती है यहाँ पर फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। जो किसान क्रेडिट कार्ड ये योजना के अंतर्गत की गई थी, क्या क्या है इसमें, कटाई के बाद व्यय और उत्पाद विपणन ऋण भी, किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताएं भी और कृषि परिसंपत्तियों और संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी भी। चारों ऑप्शन से इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 111, गरीबी आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है, उन्हें सबसे पुरानी से लेकर सबसे हाल की सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर देखें जो VM दांडेकर और एन रथ समिति है, यहाँ पर ये 1971 की है, ये है 1971 की। फिर यहाँ पर अलग समिति, और यहाँ पर जो ये VM दांडेकर और एन रथ समिति है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS डेटा का उपयोग करने भारत में पहली गरीबी आकलन प्रक्रिया संपन्न की गई थी। इसमें फिर यहाँ पर अलग समिति, ये 1979 की है, इससे तो कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये 1979 की है। फिर है लकड़वाला समिति, ये 1993 की है, ये 1993 की है। और फिर है यहाँ पर तेंदुलकर समिति, ये 2009 की है। तो इसमें सबसे पहले जो देखें वो पहला ही आएगा और फिर उसके बाद सबसे बाद में चौथा आएगा, तो 1 2 3 4 इसमें सही आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 112 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है।
इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, कार्यक्रम का एक लक्ष्य पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण में सुधार करना होता है इसमें, ठीक है। यह योजना विशेष रूप से मौसमी फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधाओं पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर ये जो योजना है दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कृषि ऋण तक पहुंच को सुलभ बनाना है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन ही इसका सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें यहाँ पर आंसर जो होगा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। सूक्ष्म उद्यम वह होता है जहां पौधों और मशीनरी या उपकरणों में निवेश 2.5 करोड़ से अधिक नहीं होता है। ये ऑप्शन इसमें सही है। सूक्ष्म उद्योग उसी को ही बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा को संशोधित करके इसमें 10 करोड़ कर दिया गया है। ये भी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर जो सूक्ष्म उद्यम है इसमें 2.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए जो निवेश होगा, और वार्षिक कारोबार इसमें 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें 10 करोड़ कर दिया गया। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। बी आंसर इसका सही आंसर है। ये सही, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक यहाँ पर नेक्स्ट है 114। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। यह 6 से 7 जुलाई को ब्राजीलिया में आयोजित की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये ना ब्राजीलिया में नहीं बल्कि रियो डी जेनेरियो में की गई थी 6 से 7 जुलाई 2025 को। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसका ध्येय वाक्य था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 115। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से इसके प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। इसमें सी ऑप्शन सही है, किसानों को आवारा पशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहित करना। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 116। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो अभ्युदय योजना है इसके संदर्भ में देखना है। पहला ऑप्शन है इसका यह यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है, यही इसमें बताया गया है और इसे फरवरी 2021 में शुरू किया गया था। दूसरा है, यह योजना केवल राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से ही क्रियान्वित की जाती है। यह ऑप्शन इसमें गलत है। यह योजना मंडल, जिला स्तर पर सरकार संस्थानों द्वारा संचालित की जाती है, ना कि निजी कोचिंग सेंटरों द्वारा की जाती है। पहला सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 117। इसमें संरक्षित क्षेत्र और इधर जिले दिए गए हैं, इसमें मिलान भी करना है। इसमें यहाँ पर देखें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इसमें बिजनौर इसी से संबंधित है। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसमें लखीमपुर खीरी। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये रानीपुर चित्रकूट में। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में है। तो इसका सी आंसर सही है, 1, 2, 3, 4। इसमें नेक्स्ट है 118। वर्ष 2024 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसमें यहाँ पर हरदोई भी है, सीतापुर भी है, उन्नाव भी है और रायबरेली। इसमें चारों ऑप्शन सही है, डी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें 2024 में उत्तर प्रदेश राजधानी जो राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 के अनुसार आधिकारिक राज्य राजधानी क्षेत्र इसमें शामिल थे। कितने? 6 जिलों को शामिल किया गया था। जो इसमें है यहाँ पर लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 119। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति कला यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है, कौन सा गलत है। इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
इसमें शहनाई से संबंधित है। पंडित रविशंकर ये सितार से संबंधित है, जबकि उस्ताद विलायत खान ये तबला से संबंधित नहीं है। जो उस्ताद विलायत खान है ये यहाँ पर महान सितार वादक थे, ना कि तबला वादक। तो सी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। ये तबला वादक नहीं थे, सितार थे। नेक्स्ट है 120। 120 इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इधर मंदिर और इधर अवस्थित थी। यहाँ पर देखिए दशा अवतार मंदिर ये ललितपुर में स्थित है। तो इसमें पहले का दूसरा। बटेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आगरा में है। बटेश्वर आगरा में है। मेंढक मंदिर, जो मेंढक मंदिर है ये लखीमपुर खीरी में है। और मार्कंडेय महादेव मंदिर ये वाराणसी में है। तो इसका जो आंसर होगा पहले का दूसरा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पर है 3 और फिर 4। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। चरकुला एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय दीपक रख कर किया जाता है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है ब्रज क्षेत्र से। तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। सी है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है 122। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है सही ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रामगंगा नदी कन्नौज शहर के पास गंगा से मिलती है। ठीक है, ये जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज शहर के पास गंगा जी से मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है गोमती नदी गाजीपुर जिले के कैथी गांव में गंगा से मिलती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, गोमती नदी के बारे में बताया हुआ है। फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास गंगा से मिलती है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो घाघरा नदी है ये बिहार के छपरा के पास गंगा नदी से मिलती है, ना कि यहाँ पर मिर्जापुर जिले में मिलेगी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 2 ऑप्शन ठीक है, 1 और 2, इसमें बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 123। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में इसमें सही कथन देखने हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे सही, हाँ सही ऑप्शन ही इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यह भारत की ग्रामीण उद्यमिता और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है ये 4 से 9 जनवरी तक ही आयोजित किया जाता है। जो इसका विषय था विकसित भारत 2024 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण करना। 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो दोनों ऑप्शन किसमें सी में आ रहे हैं, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 124। राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। उत्तराखंड में आयोजित यह 38वां संस्करण था। इसमें यहाँ पर ठीक है, ये 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए गए थे और ये 38वां ही था। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। और खेलों का जो शुभंकर था ये मोली था। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। महाराष्ट्र राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते। इसमें महाराष्ट्र राज्य ने नहीं जीते थे, जबकि यहाँ पर जो दूसरे स्थान पर रहा था और हरियाणा जो रहा था ये तृतीय स्थान पर रहा था। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड पहले स्थान पर रहा था, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा रहा था। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ऑप्शन ही इसके सही होंगे। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 125। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। इसमें यह पहला संस्करण था और इसमें 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसके बारे में है 2025 में ये पहला संस्करण है और 18 प्रमुख राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। फिर दूसरा ऑप्शन, इसमें राज्यों को 5 मानदंड के आधार पर रैंकिंग दी गई। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेकशीलता, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। फिर है तीसरा ऑप्शन, उत्तर प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी। तीनों ऑप्शन ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 126 और उत्तर प्रदेश को इसमें 7वां स्थान दिया भी गया था। नेक्स्ट है 126 फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन
ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है सही कथन। इसमें सही कथन बताने हैं। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय नागरिकों OCI दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है इसे पहली बार वर्ष 2024 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, ये 2024 में ही था पहली बार। और तीसरा ऑप्शन है इसके कार्यान्वयन के लिए आवर्जन ब्यूरो नोडल एजेंसी है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। गृह मंत्रालय के अधीन आवर्जन ब्यूरो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये किसी ऑप्शन में भी बन के आ सकता है अलग से, तो इसमें डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित घटनाओं में विचार करना है और इसमें कालानुक्रम व्यवस्थित भी करना है। इसमें यहाँ पर देखें राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाएगा। फिर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 5 जनवरी को मनाया जाता है, 5 जनवरी को। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फेब को। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को बनाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा 5 जनवरी, जो 5 जनवरी आ रहा है इसमें राष्ट्रीय पक्षी दिवस होगा। फिर उसके बाद 1 होगा, 2, 1, 3, 4, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 128, 128 है किसी राज्य का नवनिर्वाचित जो प्रमुख है और इधर देश दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर देखें जोसेफ ऑन को वर्ष 2024 में लेबनान के राष्ट्रपति, जो जोसेफ ऑन है ये 2024 में लेबनान के राष्ट्रपति थे। तो इसमें इसका जो होगा यहाँ पर तीसरा होगा। डैनियल नोबोआ ये इक्वेडोर के राष्ट्रपति बने थे, इक्वेडोर के राष्ट्रपति थे। और ये यहाँ पर फ्रेडरिक मर्ज, जो फ्रेडरिक मर्ज हैं ये यहाँ पर जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता, यहाँ पर जर्मनी के ये यहाँ पर इसमें पहला होगा। और ये यहाँ पर इसके ग्रीस के हैं, तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 129, इसमें व्यक्तित्व और इधर नियुक्ति की बात की गई है। तो इसमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अन्नालेना बेयरबाख, जो अन्नालेना बेयरबाख हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अन्नालेना बेयरबाख, और जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं ये। तो इसका जो होगा पहले का इसमें पहला ही है। फिर एक किस्ट्री कोवेंट्री, जो किस्ट्री कोवेंट्री हैं ये पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं, पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं ये ओलंपिक समिति की, कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। मदन बी लोकुर, जो मदन बी लोकुर है ये है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष, तो इसका भी ये ठीक है। काजा कैलाश ये यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें मिलान हो रहा है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 130, INS सूरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन इसमें बताने हैं। INS सूरत का बताना है। पहला ऑप्शन है INS सूरत एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें जो INS सूरत है। दूसरा है यह भारतीय नौसेना का पहला AI सक्षम युद्ध पोत है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है यह P-15B निर्देशित मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत निर्मित चौथा जहाज है। इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये 15 यहाँ पर P-15B के अंतर्गत ही है ये, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 131, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन इसमें बताना है। इसमें सही ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है इसका उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दिल्ली में हुआ था।
ठीक है, यह गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के पास स्थित है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 132 है, हाल ही में भगवत गीता, नाट्यशास्त्र को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर से। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 133, सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? इसका आयोजन चीन, रूस और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ठीक है, इन दिनों के द्वारा ही, चीन, रूस और ईरान द्वारा, और ये 2025 में। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, सिक्योरिटी बेल्ट 2025 चीन, रूस और ईरान के द्वारा, और ये ओमान की खाड़ी में ही आयोजित किया गया। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 134, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुरस्कार व्यक्तित्व सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये विनोद कुमार शुक्ल इनको ही दिया गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है हॉलबर्ग पुरस्कार 2025, ये गायत्री स्पिवक इनको ही दिया गया है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है एबेल पुरस्कार 2025, ये हयाओ मियाजाकी इनको नहीं दिया गया है। तो इसमें ना यही ऑप्शन गलत है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में दिया गया था। ये विश्व प्रसिद्ध जापानी फिल्म निर्माता एवं एनिमेटर हैं। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। 135 है, श्याम बेनेगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है। इनका 90 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। इसमें यहाँ पर 90 वर्ष की आयु में कोलकाता में नहीं बल्कि मुंबई में निधन हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, पहला गलत होने के बाद आंसर आ जाता है इसमें बी, 2 और 3। नेक्स्ट है 136, नेफिथ्रोमाइसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से इसमें सही ऑप्शन देखने हैं, सही ऑप्शन बताने हैं। सही नहीं, गलत कौन सा है इसमें? तो गलत इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन है, इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से विकसित किया गया। इसमें यहाँ पर देखें, यह पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है यहाँ पर, और एंटीमाइक्रोबियल इसका उपयोग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से लड़ने के लिए किया जाता है, और कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के उपचार में इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखें, इसको बिराग के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। यहाँ पर बिराग का मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इसके सहयोग से किया गया है, ना कि ICMR के सहयोग से। सी आंसर इसमें गलत है। नेक्स्ट है 137, विंडफॉल टैक्स। जो विंडफॉल टैक्स होता है, ये एक अप्रत्याशित कर इसको बोला जाता है, जो सरकारों द्वारा ये कंपनियों में लगाया जाएगा, कंपनियों पर लगाया जाता है, और जो अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे तेल की कीमतों में जो वैश्विक उछाल हो जाती है, उसके कारण असाधारण रूप से ये लाभ अर्जित भी करता, अप्रत्याशित रूप से इसको लगाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, कंपनियों के अचानक और अप्रत्याशित लाभ पर लगाया जाने वाला कर होता है, और इसे सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। यहाँ पर आ भी सकता है, ये बी आंसर इसका सही आंसर है, जो विंडफॉल टैक्स होता है। नेक्स्ट है 138, निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान समूह का हिस्सा हैं? आसियान समूह का हिस्सा इसमें देखना है। इसमें 10 सदस्यीय देश हैं। तो इसमें कंबोडिया है, पहला ऑप्शन इसका ठीक है, कंबोडिया भी होगा, और इसमें यहाँ पर थाईलैंड भी है, तिमोर लेस्ते, इसमें तिमोर लेस्ते शामिल नहीं है, 5वां गलत है। ब्रुनेई इसमें शामिल है। लाओस की बात करें तो लाओस भी इसमें शामिल है। जापान इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर तिमोर लेस्ते इसका पूर्ण सदस्य नहीं है। यहाँ पर जापान आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि ये संवाद भागीदार है। तो इसका जो आंसर होगा 1 3 2 4, 1 2 3 और 4 होगा, 1 2 3 4, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 139 है, इसमें कौन से स्थान ईरान में स्थित हैं? ईरान में कौन कौन से स्थान हैं वो बताने हैं। तो इसमें मशहद भी है,
कौम भी है और इस्फहान भी है, जबकि हाइफा इसमें नहीं है, इसराइल का एक शहर है हाइफा। तो 1 2 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 140 B2 स्पिरिट क्या है? जो B2 स्पिरिट है ये एक लंबी दूरी का स्टेल्थ बम वर्षक विमान है, तो सी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 141 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचकांक 2025 भारत की रैंक सही नहीं है? इसमें किस सूचकांक में भारत की रैंक सही नहीं है वो देखनी है। तो इसमें देखिए पहला ग्लोबल पीस इंडेक्स 115 ही है और इसे IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और भारत की इसमें रैंक 115 2025 में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसमें चौथे स्थान पर है भारत। फिर है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भी भारत 10वें स्थान पर ही है और इसे जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। जबकि यहाँ पर हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है इसमें यहाँ पर 85 है, ना कि 80 भी है। तो ये चौथा ऑप्शन इसका गलत है, गलत ऑप्शन पूछा गया है, डी आंसर सही है। 142 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। ICJ के बारे में यहाँ पर देखना है, इसने परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का स्थान लिया है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वचालित रूप से ICJ के विधान के पक्षकार होते हैं, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। इसमें यहाँ पर देखिए जो ICJ है ये 6 अंग, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं उनमें से एक है ये, और ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है बल्कि नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित है, ये पीस पैलेस में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, तीनों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर इसका सही आंसर है। 143 है शतरंज टूर्नामेंट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है इसमें 18 वर्षीय जो ये गुकेश हैं, डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ष 2024 में FIDE विश्व शतरंज चैंपियन बनाने का भी इतिहास रचा। ये FIDE ठीक है, पहला ऑप्शन तो इसमें। दूसरा है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2025 का विजेता डी गुकेश को विश्व चैंपियनशिप के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। इसमें आगे देखें 1 और 2 सही हैं दोनों, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 144 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो ISM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है इस मिशन के लिए कुल आवंटन 76,000 करोड़ है, ठीक है, पहला ऑप्शन जो ISM है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके लिए 76,000 करोड़ का आवंटन है। ISM को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है, दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 145 ICA जो IC है वैश्विक सहकारी सम्मेलन, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA को बोला जाता है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये 2024 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब भारत ने ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की, पहली बार की थी भारत ने 2024 में। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 की शुरुआत की गई थी। इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन डी में आ रहे हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 146 बैंक इन क्या है जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें यहाँ पर साइबर धोखाधड़ी कम करने के लिए भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष डोमेन नाम है, बी आंसर इसमें सही है। जो बैंक इन है जो साइबर धोखाधड़ी हो रही थी उसको कम करने के लिए है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। 147 है उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में 700 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन EV पार्क स्थापित कर रही है। ये कर रही है यहाँ पर कानपुर में, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन।
और ये 700 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। नेक्स्ट है 148। निम्नलिखित में से किस उद्यान को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? इसमें सलखान जीवाश्म उद्यान उत्तर प्रदेश, इसको शामिल किया गया है और ये है सोनभद्र जीवाश्म उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट है 149। यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर यूपी एग्रीज कार्यक्रम को पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के 28 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। ये ऑप्शन इसमें ठीक है, 28 जिले ही हैं इसके लिए। दूसरा ऑप्शन है यह कार्यक्रम की शुरुआत आगरा में विश्व बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में उपस्थिति में की गई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये ना पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में ही की गई है, जो 28 जिले इसके अंतर्गत हैं, और ये वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में की गई है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था है, तो विश्व बैंक की है, लेकिन आगरा में नहीं की गई है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है, ए आंसर ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 150। निम्नलिखित में से किस शहर ने अपने दैनिक कचरे को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करके शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये किया है लखनऊ ने। डी आंसर इसमें सही आंसर होगा। और इसमें यहाँ पर 2022 में शिविर स्थल पर 18.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे की समस्या थी, जो लखनऊ नगर निगम 106.18 करोड़ की यहाँ पर पहल शुरुआत की है, जो स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त हुई है। इसमें धनराशि कितनी है? 96.53 करोड़ की जो सहायता है ये स्वच्छ भारत मिशन से प्राप्त हुई है। तो डी आंसर इसका सही है।